नमस्कार दोस्तों, आज की इस हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे भारत के सबसे वीरतापूर्ण युद्ध के बारे में जो कि एक गलती साबित हुई। जी हां, भारत ने एक बार एक सबसे ब्रूटल वॉर को समाप्त करने के लिए अपने 75,000 सैनिकों को भेजा था, लेकिन भारत के साथ विश्वासघात किया गया और वो एक जाल में फंस गया और ये भारत के वियतनाम के रूप में जाना जाता था। जी हां, तो आइए ले चलते हैं आपको 1987 से 1990 तक। जी हां, भारत ने श्रीलंका के सिविल वॉर को समाप्त करने के लिए हजारों सैनिकों को श्रीलंका भेजा, लेकिन यह सैन्य अभियान, जिसे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF के नाम से जाना जाता है, यह एक आपदा में चला गया। जी हां, आज कई लोग भारत का वियतनाम कहते हैं कि यह एक भारत की गलती थी। अब आइए समझते हैं कि हुआ क्या था। श्रीलंका में दो सामाजिक समूहों के बीच में राजनीतिक तनाव था। एक तरफ बहुसंख्यक सिन्हाली समुदाय था, दूसरी ओर अल्पसंख्यक श्रीलंकाई तमिल, जो भारत के तमिलों के साथ सांस्कृतिक संबंध साझा करते थे। अब कहानी 1948 की है। 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र होने के बाद सिन्हालों का राष्ट्रीय सरकार पर प्रभुत्व था। जी हां, श्रीलंका के उस समय नए सिन्हाली नेताओं ने एक ऐसे कानून को पारित किया जो उनके समुदाय को प्रभुत्व को सुनिश्चित करते थे। इसके कारण तमिलों के साथ दशकों तक गंभीर तनाव बना रहा। अब 1983 में यह तनाव एक सिविल वॉर के रूप में बदल गया। जी हां, लिबरेशन टाइगर तमिल एलम, जिसे LTTE कहा जाता है, लिबरेशन टाइगर तमिल एलम जैसे समूहों ने श्रीलंका की सरकार से लड़ने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया। भारत को भी इस संघर्ष में घसीटा गया था। भारत के शामिल होने के कुछ कारण थे। सबसे पहले कारण घरेलू राजनीति थी। श्रीलंका में तमिलों पर हमलों के कारण तमिलनाडु जैसे भारतीय राज्यों में व्यापक आक्रोश फैल गया। यह समस्या और भी बदतर हो गई क्योंकि तमिल शरणार्थी युद्ध से बच निकले। अब भारत उस समय अपने दम पर तमिल अलगाववाद से लड़ रहा था और यह तमिलनाडु में गुस्से को शांत करने के लिए श्रीलंका में स्थिति को स्थिर करना चाहता था। श्रीलंका में भारत के प्रमुख जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। जी हां, यह श्रीलंका को शक्तिशाली पश्चिमी देशों के करीब आने से भी रोकना चाहता था। अब उन हितों की रक्षा करने के लिए भारत युद्ध में शामिल हो गया। 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका सरकार से लड़ने के लिए तमिल मिलिटेंट्स को प्रशिक्षण देना शुरू करने के लिए रॉ को अधिकृत किया। इस समर्थन ने LTTE जैसे समूहों को सिविल वॉर लड़ने में मदद की। जी हां, अब भारत ने तमिल मिलिटेंट्स और सरकार के बीच में राजनीतिक वार्ता पर भी जोर दिया, लेकिन यह बातचीत टूट गई। अब आइए ले चलते हैं आपको 1987 में। 1987 में श्रीलंका की सेना ने तमिल डोमिनेटेड जाफना क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी। भारत ने जाफना की मदद करने और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट सप्लाईज को हवाई रास्ते से मदद की। अब इसे भारत द्वारा शक्ति के एक प्रमुख प्रदर्शन के रूप में भी देखा गया था। भारत से लड़ने की संभावना का सामना करते हुए उस समय के श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने बातचीत के लिए कहा। इसका परिणाम 1987 का इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड था। जी हां, यह इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड जो कि जयवर्धने और राजीव गांधी जी के बीच में साइन हुआ था। यह वो दस्तावेज था जिसने भारत के सबसे विवादास्पद युद्ध की शुरुआत की थी। अब समझौते में श्रीलंका ने तमिल अल्पसंख्यकों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। LTTE जैसे उग्रवादी समूहों से अपने हथियार छोड़ने की भी उम्मीद की। इसके बाद चुनाव होंगे, यह भी लिखा गया इस डॉक्यूमेंट में, लेकिन यह एक अनुरोध के साथ आया। श्रीलंका की सरकार ने भारत से समझौते को लागू करने में मदद करने के लिए कहा। जी हां, अब भारत ने सहमति व्यक्त की और इंडिया पीस कीपिंग फोर्स को भेजा। आखिरकार IPKF के कुल 70,000 सैनिक होंगे, लेकिन यह गलती साबित हुई। भारत को उम्मीद थी कि LTTE जैसे समूह आसानी से हथियार डाल देंगे। रॉ के उस समय के प्रमुख AK वर्मा ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कहा
कि ये समूह हमारे लड़के थे। लेकिन वी प्रभाकरन के नेतृत्व में, जो कि एलटीटीई का लीडर था, उसका सपना था कि एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाया जाए श्रीलंका में। अब भारतीय सैनिकों के श्रीलंका में उतरने के तुरंत बाद एलटीटीई द्वारा उन पर घात लगाकर हमले किए जा रहे थे। यह भारत के लिए एक बड़ा विश्वासघात और झटका था, क्योंकि एलटीटीई जैसे लोगों को ट्रेन किसने किया था? रॉ ने। जी हां, यह एक भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था। अब भारत इस तरह के संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। जमीन पर मौजूद भारतीय सेना के कमांडरों को उनके उद्देश्यों के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी। कैजुअलिटीज की संख्या जल्द ही बढ़ने लगी। भारत को श्रीलंका सरकार और लोगों से बहुत कम समर्थन मिला। श्रीलंका में आईपीकेएफ की उपस्थिति भी अलोकप्रिय थी। अब इसके बावजूद आईपीकेएफ ने अक्टूबर 1987 तक जाफना प्रांत पर कब्जा करने में सफल रहा। लेकिन इस अभियान में 350 मौतें और 1100 कैजुअलिटीज हुए। भारतीय सैनिक बहुत बुरी तरह से इक्विप्ड और सशस्त्र थे। भारत के राजनेता, डिप्लोमैट्स और आर्मी लीडर्स प्रभावी ढंग से जवाब देने में असमर्थ रहे। लेकिन आईपीकेएफ का ऑपरेशन जारी रहा और 1988 तक इसका विस्तार 75,000 सैनिकों तक हो गया था। कहा जाता है उस वर्ष के अंत तक आईपीकेएफ श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंस में प्रांतीय चुनाव कराने में भी कामयाब रहा। आईपीकेएफ के कई अधिकारियों का मानना है कि अगर यह ऑपरेशन जारी रहता तो स्थिरता बहाल करने में मदद कर सकता था। लेकिन 1989 में राजनीतिक स्थिति बदल गई। श्रीलंका में रणधीगे प्रेमदासा राष्ट्रपति चुने गए और प्रेमदासा श्रीलंका में आईपीकेएफ की उस उपस्थिति के खिलाफ थे और उन्होंने भारत को जाने के लिए भी कहा। इससे तनाव इस हद तक बढ़ गया था कि श्रीलंकाई सैनिकों और आईपीकेएफ के बीच झड़प होने की आशंका थी। लेकिन भारत में नई सरकार भी आई। राजीव गांधी 1989 का चुनाव हार गए थे और उनकी जगह वीपी सिंह ने ले ली। जी हां, अब वीपी सिंह आईपीकेएफ को श्रीलंका से बाहर निकालने के लिए तैयार थे और वर्ष के अंत में उस प्रक्रिया को शुरू किया गया और मार्च 1990 तक आईपीकेएफ के सभी सैनिक श्रीलंका छोड़ चुके थे। लेकिन हस्तक्षेप में स्थायी शांति नहीं बनी। कुछ ही वर्षों में एलटीटीई ने प्रेमदासा और राजीव गांधी की भी हत्या कर दी थी और श्रीलंका का यह ब्रूटल सिविल वॉर 2009 तक जारी रहा, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जी हां दोस्तों, तो यह कहानी थी भारतीय पीस कीपिंग फोर्स की और इसी कहानी को इंडिया का वियतनाम कहा जाता है कि यह इंडिया का एक बहुत ही गलत डिसीजन था। आशा करता हूं आप सभी को यह कहानी दिलचस्प लगी होगी और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए आप हमारे चैनल लेगेसी आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़े।